हमारे वरिष्ठ सहयोगी अंजना ओम कश्यप जुड़ रही हैं। अंजना, इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? जानकारी मिल रही है कि सरकार ने कमेटी गठित कर दी है इसके लिए लेकर, अब मेंबर्स की बारी होगी और यह भी जानकारी मिल रही है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो इन सब प्रकरण को लेकर जबकि विपक्ष का स्टैंड क्लियर है, वो इसके खिलाफत में है। बिल्कुल आशुतोष, देखिए दो बातें बिल्कुल साफ है। कल तक जो कयास था वो आज सच्चाई होती हुई दिखाई दे रही है। कल शाम 6 बजे जब हिमांशु ने सबसे पहले ये खबर आज तक पर दिखाई थी तो पूरे देश में ये चर्चा चढ़ी, यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन की बैठक जो मुंबई में हो रही है उसके बजाय सुर्खियां दिल्ली से आई और दिल्ली में लगातार उस पर चर्चा हुई। जाहिर तौर पर विपक्ष ने इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी कि वो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की बैठक से अडानी के मुद्दे से भटकाया जाए, लेकिन अब सरकार की मंशा साफ है। अगर रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है तो एक टाइम बाउंड तरीके से क्या तमाम कानूनी पहलुओं को देखते हुए, क्योंकि कई सारी अड़चने भी हैं लेकिन कई सारी संभावनाएं भी दिखती हैं। अगर देश को एक वक्त पर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव की तरफ ले जाना है, पंचायत चुनाव है, एमसीडी चुनाव है, इन सब को लेकर क्या खाका तैयार किया जाता है। अब ये एक सच्चाई की तरफ बढ़ रहा है। जो खबर आज तक ने बीते दिन दिखाई थी, लगता है कि 18 से 22 सितंबर के बीच जब ये बैठक होगी, सत्र होगा, तो जाहिर तौर पर जो गंभीरता सरकार की तरफ से दिखाई दे रही है, अब वन नेशन वन इलेक्शन पे, एक देश एक चुनाव, वो अब सच्चाई होती हुई नजर आ रही है आशुतोष। लेकिन बहुत खिलाफत से होकर गुजरना पड़ेगा। कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है। अभी अधीर रंजन चौधरी भी जुड़े हुए थे थोड़ी देर पहले, वो भी कह रहे हैं कि सरकार की नीयत साफ नहीं है, बहुत जल्दबाजी में है और क्यों कर रहे हैं ये समझ से परे है। इंडिया गठबंधन भी इसके खिलाफत में होगी, तो ये राह थोड़ी आसान लग रही है आपको यहां से, और अदालत का दरवाजा भी खटखटा सकता है विपक्ष। बिल्कुल खटखटा सकता है, लेकिन देखिए 2018-19 में भी इसी तरह से ये मामला जोर पकड़ा था। तमाम पार्टियों ने, अखिलेश यादव की तो ऑन रिकॉर्ड बाइट हमने बीते दिन दिखाई जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ, हम इसके लिए चुनाव तैयार हैं। 6 जून 2018 या 19 की उनकी बात थी जिसमें उन्होंने कहा ये अच्छा आइडिया, इसको करना चाहिए। नीतीश कुमार की है, इट इज अ गुड आइडिया। लेकिन देखिए अब एक लंबा वक्त उसके बाद से बीता है। कई पार्टियों में क्या इसको लेकर आपस में ही, मतलब ऐसे कुछ हो सकते हैं सांसद जो इस तरफ आए, क्योंकि देश के संसाधनों पर, देश में जो पैसे का खर्च, वक्त का खर्च होता है अलग अलग चुनाव कराने में, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और इसीलिए तमाम पार्टियां ने वक्त रहते, अशोक गहलोत ने एक वक्त पर कहा था, अशोक गहलोत जो कि मुख्यमंत्री अभी राजस्थान के, कि देश को एक देश एक चुनाव की तरफ बढ़ना चाहिए। कई पार्टियों में विभाजन हो सकता है। देखिए बीजू जनता दल, बीजेडी, नवीन पटनायक, हालांकि एक साथ जब लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए वोट डालना हो तो ये माना जाता है कि जनता एक तरफ जाएगी, लेकिन जनता ने अपने चॉइसेस बीते दिनों में जाहिर कर दिए हैं। बीजेडी, वाईएसआरसीपी, जगनमोहन रेड्डी की पार्टी आप देखिए, उसके बाद चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, ऐसी तमाम पार्टियां हो सकती हैं जिनको अपनी तरफ करने में, क्योंकि दिल्ली सर्विसेज बिल जब पास कराना था तो सरकार उसमें कामयाब हुई थी दोनों ही सदनों में। तो ऐसे में परिस्थितियां अनुकूल बनेंगी, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी अड़चन है कि आप इसको कैसे स्ट्रीमलाइन करेंगे। क्या आप विधानसभाओं को भंग करेंगे या वहां पर और राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे जो बाकी दिन उनका बचा है? क्या कुछ को वक्त से पहले भंग किया जाएगा? एमसीडी के चुनाव, पंचायत चुनाव, क्या प्रक्रिया होगी एक साथ चुनावों को करने की, और कौन सा वक्त चुना जाता है? क्योंकि देखिए अभी 4 राज्यों के चुनाव सर पर है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो लोकसभा चुनाव मई से पहले सरकार बननी है, 26 मई से पहले। तो ऐसे में ये 5 चुनाव तो सामने दिख रहे हैं। इसको अगर आप स्ट्रीमलाइन करते हैं तो बाकी राज्यों का क्या होगा? तो एक बहुत सारी अड़चने हैं। सबसे बड़ी अड़चने यही है कि कानून, क्या संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि संविधान ने जो अभी तक चुनाव का है, 5 साल के कार्यकाल के बाद चुनाव होगा हर राज्य में, ये कहा हुआ है। ऐसे में संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? अनुच्छेद 370 को जब हटाया गया था तब भी एक प्रक्रिया अपनाया गया था, विधानसभा पहले वहां भंग कर दिया गया था। तो बहुत सारी बारीकियां हैं जिस पर पूरे देश की नजर रहेगी। जी अंजना, एक और महत्वपूर्ण सवाल दर्शकों को हम चाहेंगे कि आप अपडेट करें। लहर फैक्टर को कितना आप अहम मानती हैं? क्या आपको लगता है कि सत्ता पक्ष ये मान रही है कि उनको इससे एडवांटेज है? ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट पड़ेंगे और ये सब कुछ थोड़ा सा उन पे एडवांटेज है, लेकिन विपक्ष को ऐसा लगता है कि उनके लिए ये ठीक नहीं होगा, नुकसान होगा। तो ये इसमें लहर फैक्टर कितनी अहमियत रखता है? देखिए विपक्ष बीते दिन से पहला रिएक्शन क्या है, चाहे आप उसको संजय सिंह जो कि सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, अधीर रंजन जो कि कह रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, सबका ये मानना है कि 2024 में मोदी को लेकर एक पार्टी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से प्रचार में एक यूफोरिया बिल्ड किया जाएगा, उनके पक्ष में एक लहर बनेगी और उसी की वजह से जो अन्य राज्य हैं वहां पर भी असर हो सकता है। तो ऐसे में लहर कितना सही है कितना गलत है उसको अभी से भविष्यवाणी करना सही नहीं होगा, लेकिन लहर तो चलती है। हमने देखा है कई चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव हो, आप सोचिए, वरना 303
दूसरी टर्म में मोदी सरकार को पहले टर्म से ज्यादा सीटें आई, अपने दम पर बीजेपी को 303 सीटें आई। तो मोदी को लेकर एक लहर देखी गई थी पूरे उत्तर प्रदेश और खास तौर पर नॉर्थ इंडिया में, जबरदस्त लहर थी। लेकिन फिर भी मैं मतलब और भी विशेषज्ञ हैं वो बताएंगे, मैं ये मानती हूँ कि लोग अपने विवेक का इस्तेमाल अब करते हैं। राज्य सरकार में उनको मुख्यमंत्री कौन चाहिए और केंद्र में उनको पीएम कौन चाहिए, इसको लेकर उनके जो मत हैं वो काफी स्पष्ट है। और चाहे वो आप कर्नाटक उदाहरण है, हिमाचल उदाहरण है, जहां पर आपको एक विकल्प दिख जाता है, जैसे कर्नाटक में भी था कि सीएम के लिए सिद्धा लेकिन पीएम के लिए मोदी। ऐसा ही आपने देखा था इससे पहले वाले चुनाव में भी, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। तो राज्य में जनता जो है वो सीएम और पीएम को चुनने में अब अपने विवेक का इस्तेमाल कर रही है। लहर आपको लोकसभा के लिए मदद कर सकती है, लेकिन विधानसभाओं पे उस पर कितना असर होगा ये मुझे लगता है अगर एक साथ एक देश एक चुनाव होता है तो उसके परिणाम ही ये सुनिश्चित करेंगे।